करेंगे प्रकाश के परिवर्तन का पूरा रिवीजन करेंगे। पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइट कहते हैं। तो प्रकाश के मतलब होता है जिससे किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश से देख सकते हैं, प्रकाश से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश जो होता है विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल ये भी याद रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा होता है बच्चों वो होता है निर्वात में। कहाँ होता है, निर्वात में। तो यहाँ से प्रकाश से जो भी क्वेश्चन आएगा तो ये हो जाएगा। अब प्रकाश का क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तब इसको समझाने के लिए देखिए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं उसको हम बताएंगे। प्रकाश के परिवर्तन, एक आपका हो गया अपारदर्शी सतह, ये सतह हो गया अपारदर्शी सतह। अब यहाँ से कोई किरण आया इस पे, जैसी किरण इस पे आएगा तो इससे पार नहीं होगा। देखिए 3 तरह का होता है, एक होता है पारदर्शी होता है। पारदर्शी के मतलब होता है जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी कहेंगे। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी के मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश आसानी से पार ना हो, टकरा के वापस आ जाए। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे प्रकाश आएगा तो टकरा कर वापस चला जाएगा, ये हो गया अपारदर्शी। एक होता है परभाषी, एक क्या होता है परभाषी, जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार हो, पूरा ना पार हो, आधा पार हो आधा पार ना हो, उसे परभाषी कहेंगे। जैसे में एग्जांपल, रगड़ा हुआ कांच परभाषी होगा, रगड़ा हुआ कांच परभाषी होगा। और फिर तेल से भींगा कागज क्या होगा, परभाषी होगा। अपारदर्शी किसको कहेंगे, जो जिससे वस्तु से प्रकाश पार ना हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में जो आ जाएगा देखो, तो अपारदर्शी में क्या आएगा बच्चों, तो जिससे कांच आपका क्या हो जाएगा, तो पारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी में जैसे हो गया ईंट हो गया, तो ईंट से प्रकाश पार होगा, नहीं होगा। फिर और क्या हो जाएगा, इसी तरह से लोहा हो गया, कोई धातु ले लीजिए, उससे भी प्रकाश पार नहीं होगा। पारदर्शी जिससे प्रकाश पार हो, साफ जल, कैसा पानी, साफ जल। नेक्स्ट हो गया किससे प्रकाश आसानी से पार होगा, तो ये आपका हो जाएगा पानी हो गया, साफ जल हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका साफ शीशा, जिसको कांच बोलेंगे, कांच से भी प्रकाश पार होता है। रगड़ा हुआ कांच से आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा, जिसे परभाषी कहेंगे। तो ये आप यहाँ पे समझते हैं क्या था, ये आपका अपारदर्शक सतह। यहाँ से कोई किरण आया, किरण आने वाला को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब यहाँ से जैसे ही आया, यहाँ से टकरा कर वापस चला गया, तो जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे यहाँ आया वैसे ही टकरा कर वापस गया। एक ये हो गया आपका, तब यहाँ अभिलंब हो गया। ये तीनों देखो एक ही बिंदु पे है, तीनों आपको नजर आ रहा होगा। तीनों कितने बिंदु पे है, एक बिंदु पे है। इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। यहाँ पे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आई, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको कहते हैं कोण आर। ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये आपका हो गया नेक्स्ट, ये जो हो गया ये अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया, जिसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो आप लोग इंग्लिश पे बिहार बोर्ड वाले उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के इंग्लिश में उतना नहीं। अभिलंब हिंदी में याद रखिएगा, परावर्तित किरण और आपतित किरण। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह में होता है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होता है। तीनों एक ही समतल, देखिए तीनों चीज है, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तीनों एक ही बिंदु पे है ना। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। इसके बाद बच्चों किरण पुंज क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज किससे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा किरण पुंज क्या है या कितने प्रकार के होता है। तो किरण पुंज किसको कहते हैं, जैसे ये किरण है, एक इधर से किरण आ गया, एक इधर से किरण आ गया। किरण, इस किरणों के समूह पे, एक किरण था, 2 हुआ, 3 हुआ, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं,
किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहेंगे बच्चों? तो किरणपुंज कहते हैं। अब किरणपुंज कितने तरह के होते हैं? तो किरणपुंज 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला होता है समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। दूसरा हो जाएगा अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। और तीसरा हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। तीसरा क्या हो जाएगा? अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। कितने तरह का होता है? तो किरणपुंज आपका एग्जाम में आएगा कितने तरह का होता है? 3 तरह के। पहला समांतर, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, किरणपुंज जान चुके। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कौन दर्पण? समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। जिसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण को। तो समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, एक दर्पण मान लीजिए आप यहाँ पे है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग क्या कर दिए? रस्तित कर दिए। यहाँ पे एक मुख अक्ष ले लिए। जितना दूरी पे वस्तु को रखेंगे, जितना दूरी पे वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जैसा आप अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं दर्पण, वो होता है समतल दर्पण। आप और इसमें क्या होता है? दायां को बायां दिखाया जाता है, बायां को दायां दिखाया जाता है। कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा करेंगे। गोलीय दर्पण, देखिए ये आपका गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एग्जाम में आ जाएगा गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। देखिए, एक इधर से आपका हो गया। जब परावर्तक सतह जिसका बाहर की ओर हो और एक परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, 2 तरह का होता है। जैसे यहाँ पे एक हो गया परावर्तक सतह, इस तरह के परावर्तक सतह रहेगा तो इसका बाहर की ओर उठा रहेगा तो कौन दर्पण हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या है? तो इस दर्पण के नाम अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अगर एक तरह इस तरह से देखेगा, इधर इस तरह का बनेगा, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा। ये हो गया दर्पण का नाम पूछा जाए तो इस दर्पण का नाम बताइएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा का होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोलीय हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आ जाएगा प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से, ये बिंदु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आ रहा है और दर्पण ये है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे एक मान लो बिंदु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आया और ये मान लीजिए कि कोई भी दर्पण है, कोई भी दर्पण है, इस पे बिंदु पर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होता है तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 तरह का होता है। एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर परिवर्तन के बाद मिलता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो इसका अंतर देख लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा जो होगा उल्टा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा सीधा बनेगा। पहला अंतरदम याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अच्छा बताइए इसको कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे पर्दे पर प्राप्त
नहीं किया जा सकता। कम से कम 2 तो आपको अंतर याद होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, आगे क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण, उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये दोनों में अंतर देख लेते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, जो परावर्तक सतह होता है, जैसे ये दर्पण जो बना ये है आपका अवतल दर्पण, इस तरह से रंग दिए, ये दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ये बन गया फिगर उत्तल दर्पण। ये फिगर क्या बन गया आपका, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा रहता है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल में पहला हो गया अंतर। दूसरा अंतर याद क्या रखेंगे, अवतल दर्पण का जो होता है फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो होता है धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में, क्या होता है, माइनस में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, एफ जो होगा प्लस में होगा, फोकस दूरी धनात्मक होता है। कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण का। चलिए तीसरे अंतर देखते हैं अवतल का। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी दोनों, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी। लेकिन उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण है ये बच्चों याद रखिएगा, दर्पण, लेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, दर्पण पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक तरह के प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में सिर्फ एक तरह के प्रतिबिंब बनता है जो होता है आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखिए चौथा अंतर लिख रहे हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में आपको अंतर स्पष्ट हो गया। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा रहता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर उठा हुआ, बाहर की ओर उठा हुआ। फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और आभासी भी। उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या, तो अवतल दर्पण के उपयोग हमको बताना है। अवतल दर्पण के उपयोग, चलो देखो अवतल दर्पण का उपयोग किस किस चीज में होता है, हजामत बनाने में होता है। किस चीज में होता है, हजामत बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामत बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, गला जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, सोलर कुकर में। और याद रखिएगा टॉर्च में, टॉर्च हो गया, टॉर्च जो होता है टॉर्च हो गया। फिर हो गया हेडलाइट, कौन लाइट, हेडलाइट, हेडलाइट जो चालक के सामने जो शीशा लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। चालक के सामने जो ड्राइवर होता है उसके सामने वाला दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वो होता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। चलिए एक और बताइए, गली गुच्छियों में परावर्तक सतह के रूप में, गली गुच्छियों में, गली गुच्छियों में, गली गुच्छियों में कैसा परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में। हम लोग यहाँ से जान लिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, सोलर कुकर में, डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, गला जांच करने में, टॉर्च में जो शीशा होता है उसमें होता है अवतल दर्पण। फिर हेडलाइट हजामत बनाने में भी होगा, दाढ़ी बाल कुछ भी आ जाए तो अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में और गली गुच्छियों में परावर्तक सतह के